सियासत में टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इधर पीएम नरेंद्र मोदी आरएसएस मुख्यालय गए, उधर 24 घंटे से भी कम वक्त में सोनिया गांधी का लेख आ गया। शिक्षा नीति एक ऐसा ग्रंथ है जिस पर उम्र भर का शास्त्रार्थ भी कम पड़ सकता है, इसलिए पॉलिटिकल एंगल को साइड में रखते हैं। सोनिया ने कुछ बातें मेरी समझ में बहुत लॉजिकल की हैं, कुछ पॉलिटिकल की हैं। इस पर बीजेपी का सवाल आया कि उन्हें शिक्षा के भारतीयकरण से दिक्कत क्यों है। अब सोनिया ने पढ़ाई यहां तो की नहीं है, कई नेताओं के बच्चे भी यहां पढ़ तो नहीं ही रहे हैं, आपके हमारे बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए यह बहस जरूरी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आखिर क्या है नई शिक्षा नीति की मंजिल, जिसको चलना शुरू किए समय हो गया है, पर पहला स्टेशन भी अब तक नहीं आया है। आज इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर चेतन राज पुरोहित मेरे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता गोविंद पटेल मेरे साथ हैं, राम मनोहर शर्मा जी शिक्षाविद हैं, एकलव्य सिंह राजनीतिक विश्लेषक और अभिषेक जैन बिट्टू प्रदेश प्रवक्ता संयुक्त अभिभावक संघ। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। डिबेट के नियम एकदम साफ हैं, अपनी अपनी बारी में सब बोलेंगे, भरपूर मौका मिलेगा और कोशिश करेंगे एक दूसरे को क्रॉस न करें। आज ये ओपन डिबेट नहीं है। गोविंद पटेल जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। गोविंद जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, सोनिया गांधी ने कई तरह की बातें अपने लेटर में की हैं और उनका ये स्टैंड तब आया है जब अशोक गहलोत सरकार एनईपी की तारीफ कर चुकी थी और ये कह चुकी थी कि इसमें कुछ और हमारे सजेशंस जोड़ लिए जाते तो बेहतर होता। जाहिर तौर पर अब आपकी स्टडी कंप्लीट हुई होगी एनईपी को लेकर, क्या प्रॉब्लम्स क्या है, इसको थोड़ा अच्छे से समझाएं। देखिए सुब्रत जी, सबसे पहले जो हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने जो आर्टिकल उन्होंने लिखा था, जो अखबार में छपा है, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था कि देखिए जो शिक्षा नीति है वो उसमें जो बदलाव किया जा रहा है उससे हमारी जो पूर्ववर्ती जो हमारी संस्कृति मान लीजिए या हमारा इतिहास मान लीजिए, उसमें बदलाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा मुगल काल की जो बातें थी वो हटाई गई है। उन्होंने कहा कि गांधी जी की किसने हत्या की वो हटाई है। तो उनका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे इतिहास के साथ या फिर ये कहें कि जो हमारे गांधी की हत्या की बात कहीं से हटाई नहीं गई है। मतलब अब तक ऐसी कोई किताब मैंने नहीं देखी जो हटी हो। हिस्ट्रीज में वो अब भी है, एमए हिस्ट्री का भी पोर्शन है, बीए हिस्ट्री का भी पोर्शन है। मैं इसीलिए समझना चाह रहा हूं कि थोड़ा लॉजिकल तरीके से बताएं ना, इसमें दिक्कतें कहां आ रही हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि 2014 से अब तक जो सरकारी स्कूलें हैं वो बंद हुई है निजीकरण में जाने के बाद। उन्होंने आंकड़े भी दिए हैं और जो प्राइवेट स्कूलें हैं उनको बढ़ावा दिया गया। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं कि ये सब चीजें शामिल उन्होंने की है। तो इस तरह से उन्होंने ये सारी बातें सामने रखी है। लेकिन गोविंद भाई मैं एक बात कह रहा हूं, जैसे आप लोगों ने सरकारी स्कूल खोले और उसमें टीचर्स की व्यवस्था नहीं की, तो वैसे स्कूल भी तो फिर वो हाथी का दांत ही हुए ना। कम से कम खाने वाले दांत प्राइवेट स्कूल साबित तो हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकारी स्कूल खुलने नहीं चाहिए। एक गरीब का बच्चा, एक गरीब का जो बच्चा होता है वो पढ़ने के लिए जाता है तो वो सरकारी स्कूल ही अफोर्ड कर पाता है। वो प्राइवेट स्कूल की जो फीस है वो अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो वो सरकारें किसी की भी रही हो, हमारी रही हो या वर्तमान में जिनकी सरकार है, उनको ये जिम्मेदारी तय करनी चाहिए कि उनमें नामांकन कम है तो क्यों है, और अगर टीचर्स की व्यवस्था नहीं है तो क्यों व्यवस्थाएं नहीं है। वो सरकार की जिम्मेदारियां होती है। तो वो नहीं, तो आप निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, सोनिया गांधी निजीकरण का विरोध कर रही है या क्या? क्योंकि इसमें 3 आरोपों में तो एक भगवाकरण का आरोप है, एक निजीकरण का आरोप है, केंद्रीकरण का आरोप है। देखिए, हम जो विरोध कर रहे हैं वो विरोध निजीकरण का भी है, वो भगवाकरण का भी है और पर बड़ा लेट नहीं है। अशोक गहलोत और डोटासरा खुद तारीफ कर चुके हैं 2020-2021 में। देखिए वो उस समय की स्थितियां अलग रही होंगी, उस समय अलग सर, एनईपी तो जो तब थी वो आज भी वही है ना, बदली थोड़ी ना है। वो वर्तमान की जो परिस्थिति है वो इस तरह की बनी हुई है कि हमें ये सब चीजों का विरोध करना पड़ रहा है। ठीक है, मैं राम मनोहर जी आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं। एनईपी के कुछ प्रावधान है जो डिबेटेबल है, जैसे 3 भाषा वाला जो प्रावधान है उसको लेकर हम तमिलनाडु में देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे सब्जेक्ट्स का असेंबल हो जाना या ऐसे पॉइंट्स हैं। और दूसरा, पता नहीं इसमें इतना टफ क्या है कि 2019-2020 में आई हुई चीज अब तक पूरी तरह लागू नहीं हो पाई। जी स्वप्निल जी, जो
सोनिया गांधी जी ने जो वक्तव्य दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, तो सबसे पहले तो उनको इस शिक्षा नीति पर अपना वक्तव्य देने का अधिकार भी वैसे नहीं है, क्योंकि वो स्वयं यह भारत में तो न तो पढ़ी है और वो एक ऐसे परिवार से आती है जहां भारतीयता से उनका कोई संबंध ही नहीं रहा। मैं ये कहना चाहूँगा, लेकिन ये क्या तर्क हो रहा मनोहर भाई, कोई यहाँ नहीं पढ़ा है वो यहाँ की शिक्षा नीति का वैल्यूएशन नहीं कर सकता? मतलब बाहर की दुनिया भी तो हमारी पढ़ाई की पद्धति देख ही रही है ना। नहीं, वो तो देख रही है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है ये एक तरह से भारतीय ज्ञान परंपरा को यहाँ व्यक्त करने वाली शिक्षा पद्धति है। हम जानते हैं कि प्राचीन काल में जो है नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय थे और या फाहियान, हैंसवांग जैसे वहाँ के विदेशी विद्वानों ने भी आकर के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करी है। और ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जनता की शिक्षा है। 1 से 1.5 लाख ऐसे शिक्षाविदों से जनता के द्वारा वहां से विचार के बाद में आई है और इस पर पूरी तरह से अनुसंधान होने के बाद में ये निष्कर्ष निकाला गया कि जो है शिक्षा जो है वो भारतीय ज्ञान परंपरा। लेकिन ये पूरी तरह से भारतीयकरण या पूरी तरह से संस्कारीकरण भी तो नहीं है, ये बीच में कुछ है, ये अधपकी सी लगती है। जी, ऐसा है कि ये बात तो नहीं है कि देखिए इसमें जो है हम आज फिनलैंड की बात करते हैं या जापान की बात करते हैं। आज फिनलैंड छोटा सा प्रदेश है, शिक्षा में आगे हैं। वहाँ क्या है, वहाँ उसमें तकनीकी शिक्षा का प्रावधान है। वहाँ के शिक्षा में बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग स्किल है उसको आगे बढ़ाने की बात करी है। यहाँ जो प्राचीन में 1986 की शिक्षा नीति के बारे में विरोध नहीं कर रहे कि वो नहीं थी, वो भी शिक्षा नीति ठीक थी जो कोठारी आयोग ने बताया, परंतु उसकी क्रियान्विति 2005 में जाकर के हुई। जो पहले वाली जो शिक्षा पद्धति आई इससे पूर्व की 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसमें यह था कि भारत शिक्षा नीति में भारत के लिए शिक्षा थी। मतलब गुरुकुल के समय में भारत की बात है, गुरुकुल के समय में 6ठी क्लास में आने वाले बच्चे को कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि वो कोडिंग करेगा, लेकिन नई शिक्षा नीति कह रही है कि हम कोडिंग भी करा देंगे। मतलब नई शिक्षा नीति भी तो मार्क्स पर ही ज्यादा जोर दे रही है ना, कंटेंट से ज्यादा। जी, वो तो इसलिए है कि आज आवश्यकता है तकनीकी की। अच्छा। आज हम सब मानते हैं इस बात को, जैसा कि बहुभाषा की बात आती है कि 3 भाषा वाली बात आती है। हाँ। और ये इसमें जो ECCE ये फाउंडेशनल स्टेज है और 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, उसमें ये माना गया है कि प्रारंभिक काल की जो शिक्षा है बच्चे की मातृभाषा में ही होनी चाहिए। क्योंकि जो सोचना विचारना जो होता है, सपने आते तो अंग्रेजी में थोड़े आते हैं, वो तो लेकिन सिर्फ सोनिया गांधी नहीं, तमिलनाडु भी विरोध कर रहा है पूरा का पूरा। तमिलनाडु विरोध कर रहा है, तमिलनाडु हिंदी का कोई ऐसी बात नहीं कि हिंदी का कोई विरोध हो रहा है वहां पर, ठीक है। वहां भी तीसरी भाषा की तमिल भाषा है और अंग्रेजी से कोई ऐसा है कि परहेज नहीं है। अंग्रेजी जो तीसरी भाषा के रूप में जो त्रिभाषा का जो फॉर्मूला आया शिक्षा नीति में, उसमें कोई भी 3 भाषाएं ले सकते हैं और अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज संपर्कित भाषा है, आना जरूरी है। लेकिन क्या नई शिक्षा नीति ग्लोबल है? ये एक बड़ा सवाल है जो लोगों के मन में लगातार चल रहा है। अभिषेक, सोनिया गांधी के लेटर्स पर पेरेंट्स क्या सोचते हैं? वो इस लेटर के कंटेंट के साथ हैं या नहीं है? सर, संयुक्त अभिभावक संघ लगातार त्रुटि करता आ रहा है इस विषय के ऊपर कि जो जिस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है वो पूरी तरह से हिंदुस्तान की संस्कृति के पर खरी नहीं उतर रही है, क्योंकि इसके अंदर ना तो अभिभावकों का समावेश रखा गया है ना विद्यार्थियों का समावेश रखा गया है। लेकिन आज बात जो चर्चा चल रही है सोनिया गांधी जी के लेटर के ऊपर, तो मैं इसके ऊपर ये टिप्पणी करना चाहूंगा कि आपको आते इतनी देर के क्यों हो गई जनाब। इसका कारण ये है कि आज चलो मैं मान लेता हूँ पिछले 10-11 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर है, लेकिन उससे पहले तो कांग्रेस पार्टी की सरकार देश के अंदर रही, तब इनको ये चीजें क्यों ये ध्यान नहीं रही? क्योंकि शिक्षा का व्यवसायीकरण तो आज तो हो नहीं रहा, ये तो पिछले लगातार 20-25 सालों से बढ़ता चला आ रहा है। तो उस समय ये चीजें कहाँ चली गई थी? आज एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हमने RTE लेके आए, तो RTE का आज क्या खामियाजा अभिभावकों को भुगतना पड़ रहा है, इसके ऊपर कभी इन्होंने चिंता व्यक्त की? नहीं, लेकिन नई शिक्षा नीति में भी RTE के सिर्फ पोर्शंस हैं, कुछ बहुत ज्यादा खोद कर नई शिक्षा नीति में RTE के बारे में डाला गया हो ऐसी स्थिति है नहीं। सर, आप ये देखो कि सन 2011 के अंदर 2009 के अंदर RTE का नया प्रावधान लेकर आए थे ये लोग, 2011 के अंदर ये लागू हुई, 2011 से लेकर आज 2025 हो गए। मैं ये मानता हूँ चलो उस समय की स्थिति होगी कि उन्होंने कक्षा 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा का प्रावधान रखा RTE के अंदर, लेकिन उसके बाद आज तक कोई भी चेंजिंग उसके अंदर नहीं हुई। आज क्या एक तरफ तो ये अलग अलग राज्यों में जाकर हर स्टेट के अंदर चुनाव के अंदर ये वादे करते KG से PG तक मुफ्त शिक्षा देंगे, तो वो RTE के अंदर क्यों नहीं प्रावधान करते इस चीज का? आज क्या केवल क्या कहना तो गरीब बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? ठीक है। चेतन राजपुरोहित जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सोनिया गांधी के लेटर पर सीधे ये बोल देना कि इनको भारतीयकरण से दिक्कत क्यों है। शिक्षा नीति आप भी भारतीयकरण बोलकर नहीं लाए हैं।
सत्रह 1986 में पहली बार शिक्षा नीति आई थी, 1992 में कुछ संशोधन किए थे कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर। लेकिन ये शिक्षा नीति का एम क्या है? 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले बच्चों को। इसमें बच्चों का आयु फैक्टर भी है। हमने 5+3+3+4 किया है, आयु फैक्टर को ध्यान में रखते हुए किया है। इतने से इतना बच्चा आंगनबाड़ी में पढ़ेगा, बालक बिहार में पढ़ेगा, उसके बाद में बच्चा इस स्कूल में आएगा, उसके बाद इस क्लास में आएगा। ये बात हुई। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, सोनिया गांधी जी ने गुरुकुल का दौर भी है तो पूरी तरह से गुरुकुल का दौर नहीं है, और अगर ये मॉडर्न दौर भी है तो पूरी तरह से मॉडर्न दौर नहीं है। पढ़ाई नहीं। एक मिनट सोनिया जी बात खत्म कर दूं। सोनिया जी ने किसी नई शिक्षा नीति को पढ़ाई नहीं है। 181 पेज है इसके अंदर। इसके अंदर जो मूल बातें जो रखी गई है, 3 चीजें, इसमें 3 स्टेक होल्डर है। सबसे पहले प्राइमरी शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत एक पार्ट है पूरा का पूरा, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी और एनवायरमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी बात की गई है। सेकंड पार्ट है हायर एजुकेशन का। हायर एजुकेशन में कॉलेज एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन और प्रोफेशनल कॉलेज आई है। ठीक है। IIM, IIT आए। इसके लिए जब आप इस शिक्षा नीति को पढ़ोगे तो मूल उसका रूप क्या है? इसका मूल रूप है बहुभाषिकता, जीवन कौशल, सीख पर जोर, शिक्षकों और संकाय में उचित रेशो, सीखने की कला, सुशासन, सशक्तिकरण, उत्कृष्ट। लेकिन चेतन भाई दो सेकंड, चेतन भाई मुझे एक बात बताइए, आपके पहले पॉइंट में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ जाती है। आज राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर अपना 20% तय नहीं कर पाया है, नई शिक्षा नीति पर स्कूल चल कैसे पाएंगे? इसके अलावा जो तमाम चीजें हैं, अब देखिए आप कह रहे हो 2030 तक, 2025 तक आपने आधा छोड़िए, शुरुआती 10% का हिस्सा भी कवर नहीं किया है। नहीं मानता हूँ, आगे आता हूँ मैं। सोनिया गांधी जी ने 3 बातें आज उठाई है, सांप्रदायिकता, व्यवसायीकरण। आपको याद होगा राजस्थान सरकार के अंदर एक घटना घटित हुई थी, सीकर में एक विश्वविद्यालय के बारे में घटित हुई, वाइस चांसलर को बर्खास्त किया गया था। ना वहां पर बिल्डिंग थी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ नहीं था। रिपोर्ट दे दी और यूनिवर्सिटी को मान्यता मिल गई। लेकिन चेतन भाई, अब अगर वाइस चांसलर वाली बात आप कर रहे हैं तो सदन में आपसे ये बोला गया कि राजस्थान की यूनिवर्सिटी में अधिकतर दूसरे राज्यों से आप वाइस चांसलर ला रहे हैं अधिकतर जगहों पर। तो फिर केंद्रीकरण वाला पोर्शन तो सोनिया गांधी का लॉजिकल और राइट बैठ रहा है भाई। तो सपने जी मैं इसी बात करता हूँ। 29 वाइस चांसलर पिछली गवर्नमेंट ने कहां से बनाए, ये आपको भी पता है, विधानसभा में भी प्रश्न उठा था। ठीक है, पिछली गवर्नमेंट ने बनाई। दूसरी बात, अब आता हूँ मैं मूल मुद्दे पर आता हूँ ना। मूल मुद्दे पर सोनिया जी ने आरोप लगाया सांप्रदायिकरण। अकबर को महान पढ़ाना सांप्रदायिक नहीं है, महाराणा प्रताप को महान पढ़ाना सांप्रदायिक है, शिवाजी महाराज को पढ़ाना सांप्रदायिक है, औरंगजेब को पढ़ाना सांप्रदायिक नहीं है। ये सांप्रदायिकता की परिभाषा। एक बात बताइए ना चेतन भाई, एक बात बताइए, अमूमन कहा जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट, अब हमारे NEP अलेक्जेंडर द ग्रेट बोलेगी या सिर्फ अलेक्जेंडर बोलेगी? मैंने बताया ना आपको, हमने 3 चीजों पे ध्यान दिया, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम और इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। पाठ्यक्रम के अंदर जो इतिहास के साथ तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, ठीक है, मेकाले की शिक्षा पद्धति में जिस प्रकार से काम किया गया था पिछले 65 साल में। ठीक है चेतन भाई, अब अगले राउंड में आपके पास आता हूँ, लेकिन अब यहाँ पर इतने पोर्शन का एनालिसिस जरूरी है। एकलव्य मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है चेतन भाई 2 मिनट रुकिए आप। एकलव्य मैं आपके पास आ रहा हूँ। सोनिया गांधी के लेटर का सार क्या है? जैसा मैंने शुरुआत में कहा, हाफ पॉलिटिकल और हाफ लॉजिकल, या फिर क्या? देखिए स्वप्निल जी, कांग्रेस की जो पूर्व अध्यक्षा हैं माननीय सोनिया गांधी जी, उन्होंने जो आर्टिकल लिखा है, मैं समझता हूँ कि उसमें उनने मुख्य तौर पे 3 बातें कही हैं। एक तो है कम्युनलिज्म। अब इसके बारे में देखिए स्वप्निल जी, साफ बात यह है कि अभी तक जो हमें पढ़ाया जा रहा था और कुछ चीज़ों में तो अभी भी पढ़ाया जा रहा है, वो एक तरह से पूरी तरह जिसे आप कह सकते हैं कि सूडो सेक्युलर या कम्युनल था। ठीक है। उसका कारण मैं आपको बताऊं कि जो मुगलों और अंग्रेजों के राज और उनकी गुलामी में जो समाज पे जो बुरे असर हुए उसके बारे में पढ़ाया नहीं गया, और हमारी सनातन संस्कृति की जो अच्छाइयां हैं या गौरव करने के विषय हैं उनको भी छुपाया गया। तो मैं तो मानता हूं कि अभी तक जो पढ़ाया जा रहा था वो कम्युनल था। ठीक है। अब दूसरी बात उन्होंने कही सेंट्रलाइजेशन को लेके। देखिए स्वप्निल जी, एक तो आपके यहाँ मुझे सही भी लग रही है। नहीं, एक तो आपको स्वप्निल जी इसमें एक फैक्ट भी रख दूं कि संविधान में 42वां संशोधन जो हुआ था उसके माध्यम से श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा शिक्षा को स्टेट से कॉन्करेंट लिस्ट में लाया गया था। तो क्या वो अपने जो उनकी जो पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी सासू माँ हैं उनके मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से
कॉन्फ्लिक्ट रखती हैं। और देखिए, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल सही किया गया था। इसलिए किया गया था, ये दोनों का सब्जेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर स्टेट में वैरायटी है, लेकिन ओवरऑल एक देश के कॉन्सेप्ट में उसमें स्टेट में और केंद्र में एक समन्वय होना चाहिए शिक्षा में। तीसरी बात उन्होंने करी कमर्शियलाइजेशन की। कमर्शियलाइजेशन में यह है स्वप्निल जी कि भारत ही नहीं, पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे तो जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं वो प्राइवेटली ओन्ड इंस्टीट्यूट्स ही हैं। उसका कारण यह है कि जो सरकार होती है उसका जो दायित्व होता है, जैसे राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, एक बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड करने का, लेकिन जब तक मार्केट फोर्सेस एक तरह से ऑपरेट नहीं करेंगी तब तक बेस्ट क्वालिटी नहीं लाई जा सकती। और अंत में स्वप्निल जी, मैं आपको थोड़ा सा यह भी बता दूं कि व्यक्तिगत तौर पे मेरा डिसअपॉइंटमेंट क्या है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से। वो ये है कि अभी जो इसमें सबसे बड़ी समस्या है वो आज भी यह है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो गुलामी की मानसिकता से ग्रसित है, और मुझे वो चेंज होता हुआ इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि देखिए अंग्रेजों ने देखिए एनईपी से भी चेंज नहीं हो रहा है। मैं आपको बताता हूं क्यों, मैं तर्क दे रहा हूं आपको, क्योंकि अंग्रेजों ने ये सिस्टम क्यों बनाया था, ताकि जो उनको जो मैन पावर रिसोर्सेज की जरूरत थी उसके लिए उनको ट्रेन करके और अपने लिए मैन पावर क्रिएट करनी थी। लेकिन देखिए स्वप्निल जी, इंपॉर्टेंट क्या होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आप उसके अलावा कह सकते हैं लीडरशिप क्वालिटीज, कैरेक्टर बिल्डिंग। आप देखिए, मतलब हमारे सामने ही अगर इस पॉलिटिकल फील्ड का आप एक एग्जाम्पल लेंगे तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो खुद स्वयं ही बताते हैं कि आरएसएस की जो शाखा होती है उसमें उनने कुछ प्रशिक्षण प्राप्त किया, जो मामूली हिंदी माध्यम के स्कूल होते हैं उनमें उनने शिक्षा प्राप्त करी, उनकी डिग्री पे 10 तरह के लोग प्रश्न खड़े करते हैं, परंतु कुछ तो होगा उनमें कि आज वो देश के ही नहीं पूरे विश्व के सबसे सफल नेताओं में माने जाते हैं, और जो सो कॉल्ड कई हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड के नेता पढ़े हुए हैं वो बेरोजगार होकर विपक्ष में बैठे हुए हैं। ठीक है, कुछ तो होगा ना। कैरेक्टर बिल्डिंग मिसिंग लग रही है आपको, कैरेक्टर बिल्डिंग, लीडरशिप क्वालिटीज एंड ठीक है, एक कहूंगा कि मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट। लास्ट राउंड शॉर्ट सबसे मैं कमेंट ले लेता हूं। गोविंद पटेल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सभी राज्यों के सुझावों पर एनईपी बना, इसमें राजस्थान का भी योगदान था, जिसको राजस्थान सरकार ने स्वीकार भी किया। इसके बाद आपका यह कहना कि अब राज्यों से कम्युनिकेट नहीं किया जा रहा, यह हो सकता है सही हो, लेकिन अधिकतर राज्यों में तो अब आप हैं भी नहीं, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इसको सीधे संविधान से जोड़ना और राज्यों के अधिकार से जोड़ना कहां तक सही है। देखिए, जो सलाहकार बोर्ड होता है स्वप्निल जी, उसकी 2019 से कोई बैठक नहीं हुई है, तो कहां किस तरह से हम ये माने कि इन्होंने किस तरह से उनकी राय ली है या उनसे कोई बातचीत की है कि हमें क्या करना चाहिए। 2019 से 2025 आ गया, अभी पूरी तरह से शिक्षा नीति लागू भी तो नहीं हुई है, कोई बैठक नहीं हुई, अभी तो पूरी तरह से नई शिक्षा नीति लागू भी नहीं हुई है। नई शिक्षा नीति लागू नहीं हुई है, लेकिन जब हम कोई फैसला लेते हैं तो जिस स्टेट से हमें कुछ जानकारी या उसकी संस्कृति या उसकी जो पुरानी चीजें हैं, जो वहां का इतिहास है, अगर वो जोड़ना है तो आपको उनसे मीटिंग तो करनी पड़ेगी ना। ठीक है, चेतन राज पुरोहित जी बताएंगे। चेतन जी, क्या कारण है कि राज्यों के साथ समन्वय नहीं हो पा रहा है या राज्यों के साथ मीटिंग्स नहीं हो पा रही हैं? लास्ट बैठक 2019-2020 के आसपास ही हुई थी। स्वप्न जी, अभी आपने बताया था, शिक्षा मंत्री जी ने प्रशंसा की थी, अशोक गहलोत साहब ने प्रशंसा की थी। क्यों की थी? इसलिए की थी, सबसे बातचीत करके, स्टेक होल्डर से बातचीत करके, मीटिंग करके ये तय हुआ था। शिक्षा मंत्रियों की बैठक भी हुई थी, पहली बात। दूसरी बात, सोनिया गांधी जी कह रहे थे केंद्रीयकरण, झूठ बोलते हैं। कैसे? आज भी वाइस चांसलर की नियुक्ति राज्य सरकार करती है, राज्य सरकार के परामर्श से कुलपति महोदय की नियुक्ति गवर्नर साहब करते हैं, हर स्टेट में करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। झूठ बोलते हैं कि नहीं, वाइस चांसलर की नियुक्ति को कैंसिल कर दिया। चेतन भाई, जो अनुदान राजस्थान को मिलने थे कोरोना पीरियड के बाद वो कुछ हद तक रोके गए थे एनईपी को लेकर, और उसके बाद फिर एनईपी लागू करने में तेजी आई थी, तो धमकाने की प्रवृत्ति तो सोनिया गांधी सही बोल रही है। नहीं, धमकाने का प्रश्न ही नहीं है, ये क्योंकि लाभदायक है, शिक्षकों के लिए लाभदायक है, शिक्षार्थी के लिए लाभदायक है, सब कहते हैं लागू करिए, और लागू करने के लिए आगे काम चल रहा है। लेकिन मैं मूल बात करना चाहता हूँ, इसके अंदर क्या शामिल किया गया है? बुनियादी कलाएं शामिल की गई है, चाहे शिल्प कला हो, चाहे काष्ठ कला हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन सर, एकलव्य तो कैरेक्टर बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, लीडरशिप बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, वो तो नहीं है इसमें। और दूसरा आरटीई को कैसे सस्टेन करेंगे? आरटीई कितना सपोर्ट कर रहा है एनईपी आरटीई को, ये सवाल पेरेंट्स ने उठाया। बिल्कुल, आरटीई बिल्कुल सपोर्ट करेगा, कैसे नहीं करेगा।
आरटी जो है राइट टू एजुकेशन बिल पास हुआ है लोकसभा से, इसके बाद में हम लोग भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, सरकार भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। छात्रों को आज ही फ्री बिना फीस के एडमिशन दिया जा रहा है। और माननीय भजनलाल जी ने आरटीई की मौजूदा स्थिति क्या है? मैं एक बार आपको बताना चाहता हूं आरटीई की मौजूदा स्थिति क्या है वो समझ लेते हैं, क्योंकि अब सारे स्कूल एनईपी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे अपनी गति से, मंथर गति से। आरटीई की मौजूदा स्थिति क्या है अभिषेक, अगर पेरेंट्स आपके पास आकर इस बारे में कुछ बोलते हैं? सर आरटीई की ऐसी स्थिति है, कक्षा 8 से लेकर कक्षा फर्स्ट 1 से स्टार्ट होती है और कक्षा 8 तक चलती है। इसके अलावा नर्सरी का भी प्रावधान इसमें दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर इसमें एडमिशन केवल नर्सरी में या फर्स्ट क्लास में हो सकता है, इसके अलावा और अन्य क्लास में अगर किसी को एडमिशन लेना हो तो वो नहीं मिलेगा उसको। तो सबसे बड़ी दिक्कत अभिभावकों को इसके अंदर है। दूसरी बात, 12वीं तक शिक्षा बालिका शिक्षा फ्री की है सर, कहाँ है फ्री? आज भी मेरे पास बहुत कंप्लेंट आती है। सर बता दो कौन से इसको आरटीई में प्रावधान लिखा हुआ है 9 से 12 तक की शिक्षा का आरटीई के अंदर। ठीक है, ठीक है। राम मनोहर शर्मा जी, सर एक मिनट, इस पे दूसरी चीज और बोलना शॉर्ट में बोल दीजिए। सर आज की तारीख में कक्षा 8 से लेकर 8 तक की बात होती है आरटी के अंदर, लेकिन राज्य सरकारों ने क्या कर रखा है, 5वीं क्लास तक के स्कूलों को इसकी मान्यता दे रखी है। तो मतलब 5वीं स्कूल तक तो बच्चा पढ़ लेगा, लेकिन 6ठी 7वीं 8वीं कक्षा कहाँ पढ़ेगा वो? क्योंकि अगर वो बच्चा अगर 5वीं क्लास के स्कूल पर पढ़ के दूसरे स्कूल में जाता है तो वो आरटी में एडमिशन ले ही नहीं सकता। ठीक है राम मनोहर जी, दिक्कत यह है कि आप जैसे बात कर रहे हैं कि हम संस्कार डाल के कैरेक्टर बिल्ड करेंगे, लेकिन उसी कैरेक्टर बिल्डिंग की कमी एनईपी पे महसूस की जा रही है या लीडरशिप क्वालिटी की। मैं आपको समझाता हूं कैसे। अमेरिका में 3rd 4th क्लास तक तो बच्चे को बेसिक एटिकेट्स ही सिखाए जाते हैं कि ब्रेकफास्ट कैसे खाना है, और ऑब्वियसली उसके 1-2 साल बाद वो कोडिंग तो नहीं कर सकता। अगर हम 6ठी क्लास में कोडिंग की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसके पहले बेसिक एटिकेट्स या संस्कार देने के बीच में एक घालमेल बनाया हुआ है जो या तो बहुत अच्छा हो जाएगा या फिर रायता फैला देगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समग्र विकास होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात आई है, जिसमें बच्चे के सर्वांगीण विकास की योजना पर ध्यान दिया गया है। मैं आपसे निवेदन करूं कि जो हमारी शिक्षा, भारतीय शिक्षा में पंचपदी शिक्षण की बात थी, पंचकोशात्मक विकास की बात थी, जो 5 कोशों का विकास, शरीर के जो 5 कोश होते हैं उनके विकास को लेकर के बात थी, और उसकी अवधारणा को इसमें स्पष्ट किया है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रारंभ किया था, लॉन्च किया था, कि भारत में शिक्षा तो पहले चल रही है, कोई नई शिक्षा नीति नहीं है, 2020 की शिक्षा नीति है, परंतु शिक्षा में भारत दिखना चाहिए, शिक्षा में भारत दिखना चाहिए। आज जो इतिहास में हर विषय में, आप आरएसएस की भी अच्छे जानकार हैं। सोनिया गांधी कह रही है कि इसमें आरएसएस की छाप दिख रही है। आरएसएस अभी अपने सबसे अच्छे पीरियड में जी रहा है। इससे अच्छा पीरियड आरएसएस का इससे पहले कब था मुझे याद नहीं आता। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कि जो है इसमें ऐसी बात नहीं है। देखिए, काल तो सारा का सारा अच्छा स्वर्णिम ही रहा है, और शिक्षा की बात है, भारतीयता की बात है, तो इसमें जो इतिहास में जो विकृतियां जो प्रारंभ से आई हुई है, जैसे मैं बताऊं आपको कि हमेशा शासन प्रबंध, शेरशाह सूरी का शासन प्रबंध पढ़ाया जाता है, अकबर को पढ़ाया जाता है, बाबर मुगलों को पढ़ाया जाता है, जबकि जो है महाराणा प्रताप की बात, महाराणा प्रताप भारत की गौरव रहे हैं। हम बात करते हैं कि न्यूटन, आज प्रत्येक किसी को भी आप प्रारंभिक कक्षा से लेकर के एमएससी वालों को पूछिए कि भाई गुरुत्वाकर्षण की खोज की, लेकिन न्यूटन की बात करेंगे, जबकि इसके पीछे वो था ही नहीं न्यूटन का। ये तो राजस्थान भास्कराचार्य थे, राजस्थान के जालोर जिले के भीनमाल के ब्रह्मगुप्त ने बात कर दी। राइट बंद, लेकिन क्या इसको ग्लोबली एक्सेप्ट किया जा सकता है? जी, टक्कर तो अब कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडियन पद्धति वर्सेस इंटरनेशनल पद्धति आपस में टकराएंगी। कोई क्यों एक्सेप्ट करेगा? ऐसा ग्लोबली एक्सेप्ट किया जा चुका है। जैसा ऑक्सफोर्ड स्कूल में ऑलरेडी पढ़ाया जा रहा है कि भास्कराचार्य से ये इंफॉर्मेशन ली गई थी। ये सर देखिए, जो एकलव्य जी जो बात कर रहे हैं, मैं इनकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि देखिए, आज एक बहुत सबको ध्यान नहीं होगा कि ये जो मतलब अपने हवाई जहाज है, वायुयान है, इनकी खोज महर्षि भारद्वाज ने उसी समय कर दी थी। रामायण में वो लेखा है, प्रमाण इसके, और पढ़ाया जाता राइट बंधुओं को। तो इसमें कहने का मेरा अर्थ ये है कि जो इस सांप्रदायिकता की जो बात आ रही है ना, सोनिया गांधी सांप्रदायिकता है, शिक्षा है, ये इसमें कहां सांप्रदायिकता दिख रही है उन्हें? ठीक है, ठीक है राम मनोहर जी, एक छोटा सा कमेंट, मेरे पास समय खत्म हो चुका है अभिषेक, मेरे को क्लोजिंग कमेंट लेना है, बहुत शॉर्ट में बोलना, बहुत शॉर्ट में। एक तरफ तो सोनिया गांधी की आरोप लगा रही है एनसीईआरटी की किताबों के माध्यम से इतिहास से छेड़छाड़ हो रही है, किताबों में फेरबदल किया जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पूरे देश भर में एनसीईआरटी की किताबें लागू नहीं की जा रही है स्कूलों के अंदर, मिक्स्ड है। हाँ ठीक है, करेक्ट। एकलव्य, लास्ट पॉइंट,
एनईपी में ऐसा क्या है जो इसको लागू करने में इतनी दिक्कतें आ रही हैं? या तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्रंट पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं या सिलेबस के लेवल पर कहाँ स्ट्रगल है? एटीट्यूड को लेके इशू है। जैसे मैं आपको बताऊं, माननीय प्रधानमंत्री जी की आपको वैसे नेचुरल क्लैरिटी जो है वो आपको मैं बताता हूं वो कितनी अच्छी है। जैसे उन्होंने एक छोटा सा एक तरह से अभियान शुरू करा, हर वर्ष वो एक परीक्षा पे चर्चा करके प्रोग्राम करते हैं, जिसमें उन्होंने बताया जो बेसिकली बच्चों को ये संदेश होता है कि एग्जाम्स आर नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इसके बियॉन्ड भी दुनिया है, पढ़ाई के बियॉन्ड भी दुनिया है। तो वो एक बहुत अच्छी पहल थी। यही स्पिरिट हमारी एनईपी में रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल, कर रही है कि नहीं कर रही है अभी तक स्वप्निल जी। NEP मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं कर रही स्वप्निल जी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, 1 मिनट का बस आप मुझे समय दीजिएगा। उससे भी कम दीजिएगा आप, उससे भी कम। देखिए क्या है कि हमें आज तक एक मूवी भी बनी इसके ऊपर, सम्राट अशोक के बारे में ये पढ़ाया गया कि बेसिकली वो जो थे, जब कलिंगा की वॉर हुई तो उसमें उन्होंने इतना खून खराबा देखा कि उनका एकदम मतलब हृदय मतलब बहुत दुखी हुआ, और इसलिए उनने शांति की राह पे चलने का एक तरह से निर्णय किया और इसलिए बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया। जबकि उस समय के आप सारे ट्रैवलर्स, विदेशी ट्रैवलर्स को भी पढ़ेंगे, अपनी हिस्ट्री के अपने खुद के हिस्टोरियंस में भी जाएंगे, उनके खुद के स्क्रिप्चर्स में जाएंगे, तो पता चलेगा कि वो 4 वर्ष पहले कन्वर्ट हो चुके थे बुद्धिज्म में, क्योंकि उन्होंने एक बुद्धिस्ट लड़की से शादी करी थी। तो मैं समझता हूं कि जब ये बात मुझे पता है तो ऐसे बहुत सारे बीजेपी के लोग होंगे और इस देश के हिस्टोरियंस होंगे जिन्हें पता होगा। 10 वर्ष हो गए, ये एनसीईआरटी में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं करता स्वप्निल जी? नहीं स्वप्निल जी, देखिए ये जरूरी है कि अभी माननीय भाजपा प्रवक्ता जी ने और साहब ने भी एक बात कही कि भाई औरंगजेब के बारे में तो कहा जाता है तो वो सेक्युलर होता है, शिवाजी के बारे में ये होता है। आप ये सोचिए कि जो बच्चा आज से 10 साल पहले 10 वर्ष का था और आज 20 वर्ष का है, आपने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी है ये इतिहास पढ़ाने की। 10 वर्ष हो गए सर। एक शॉर्ट बस, हाँ या ना में अगर हो सके एकलव्य तो जवाब देना। हमने एक पैराग्राफ पढ़ा है, हम यहाँ चैप्टर बिल्डिंग की बात कर रहे हैं ताकि कैरेक्टर बिल्डिंग हो सके। लेकिन ठीक है एकलव्य, लास्ट बहुत छोटा, एकदम हाँ या ना में हो सके तो मुझे बता दीजिए, क्या एनईपी ग्लोबल सिनेरियो में आपको फाइटिंग चांस दे रही है, हाँ या ना? वर्तमान प्रारूप में नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि पोटेंशियल है और बहुत बड़ी आवश्यकता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।